हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं और अगर आप थ्योरी के माध्यम से मैथ का जो पेडागोजी का सेशन है उसको अगर आप थ्योरी के माध्यम से यानी एनसीईआरटी माध्यम को अगर आप एक एक पॉइंट को कवर करना चाहते हैं और सीटेट को वाकई में एक बार में यानी एक ही प्रयास में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जो है गणित का यानी मैथ का जो पेडागोजी की जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से और एनसीईआरटी का जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिलता है, उन सभी पॉइंट को जो सभी वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ताकि आप इसको पढ़कर अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। लेसन 1 से स्टार्ट करिए, चैप्टर वाइज जो स्टार्ट करिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए ताकि आप सीटेट एग्जाम को पहली बार में ही क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का मैथ का जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम लोग का जो मैथ का टॉपिक है कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज हम लोग का मैथ का जो टॉपिक रहने वाला है गणित के शिक्षण हेतु गतिविधियाँ, यानी कि गणित का जो शिक्षण है उसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां होना चाहिए, उन सभी को जो है एक एक पॉइंट को दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इस स्तर पर गणित का परिचय मूर्त वस्तुओं के माध्यम से कराया जाना चाहिए। यानी कि जो गणित शिक्षण के लिए गतिविधियाँ होना चाहिए, तो पहला गतिविधि ये होना चाहिए कि इस स्तर पर गणित का परिचय मूर्त वस्तुओं के माध्यम से कराया जाना चाहिए। यानी जो छात्र उस वस्तु को जानता है, जो उसको जानने में आसानी हो, वहीं से जो है क्या किया जाता है, उसी माध्यम से कराया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले गणितीय चिंतन का तार्किक तरीके से संबंध स्थापित करने में मदद मिल सके। अगर आप इसके माध्यम से मूर्त वस्तुओं के माध्यम से अगर आप करा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, जिससे वो बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग जो कर रहे हैं गणितीय चिंतन का या तर्क करना सीख रहे हैं, उसी को जो है संबंध स्थापित करने में क्या मिले, बच्चों को जो है मदद मिले। क्लियर है? चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस स्तर पर गणित के शिक्षण में गणितीय खेल, पहेलियाँ, कहानियाँ जिसमें संख्याएँ शामिल हों को सम्मिलित करना चाहिए। यानी कि दूसरी गतिविधि यह कर रही है कि जो भी गणित का शिक्षण है अगर आप सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को जो है गणित का खेल भी सिखाइए, पहेलियाँ भी सिखाइए, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए उनको, और जो है और जिसमें क्या होना चाहिए, संख्याएं शामिल होना चाहिए, तभी तो मैथ का वो खेल बोला जाएगा। यानी कि संख्याएं उसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, और तभी जो उन सभी को शामिल करके जो है करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि गणितीय खेल छात्रों को शिक्षा के न्यूनतम हस्तक्षेप से सीखने में मदद करते हैं। यानी कि जो गणित का खेल होता है, बच्चों को जो गणित का आप खेल खिलाएंगे उसमें जो है शिक्षा के न्यूनतम यानी कम से कम हस्तक्षेप से सीखने में मदद मिलता है। यानी उसमें बच्चे कम हस्तक्षेप करते हैं, ताकि जो है बच्चों को अनुभव जो है ज़्यादा होता है और उससे जो है बच्चे क्या करते हैं, तो सीखते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगला पॉइंट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि बच्चों को पहले ठोस वस्तुओं का अनुभव कराना चाहिए, फिर चित्र का अनुभव कराइए और अंत में प्रतीक चिन्हों को सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी कि बच्चों को सबसे पहले वस्तुओं का अनुभव कराइए, ठोस वस्तु का अनुभव कराइए, उसके बाद जो है यानी कि दोस्तों यहाँ से जो है बच्चों को सबसे पहले ठोस वस्तु का अनुभव कराइए, फिर चित्र दिखाइए बच्चों को, और अंत में प्रतीक चिन्ह यानी जो भी चिन्हों का प्रतीक होता है उनसे जो है सीखने का उनको जो है बच्चों को अवसर देना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है कि बच्चों को अलग अलग तरीके से सवाल को हल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी कि बच्चों को जो है अलग अलग तरीका हो, अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग जो भी मेथड हैं उस तरीके से सवाल को हल करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, तो उत्साहित करना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चों में व्यवहारिक गणित की समझ विकसित करना चाहिए। यानी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनमें जो है व्यवहारिक गणित की क्या होना चाहिए, समझ को जो है बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, तो विकसित करना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो बच्चों को कोई भी गणित सिखाते समय मौखिक इबारती प्रश्नों से शुरुआत करना चाहिए। यानी कि अगर आप बच्चे को गणित सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको जो है मौखिक या इबारती प्रश्नों से शुरुआत करिए। क्लियर है? मौखिक और इबारती प्रश्नों से ही जो है शुरुआत करिए।
आगे बात करते हैं दोस्तों, इस स्तर पर निम्नलिखित 6 मुद्दों पर बल देना चाहिए। इस स्तर पर जो है निम्नलिखित 6 मुद्दों पर जो है यहाँ पर जो है बल देना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से बल हैं, वो 6 मुद्दे कौन से हैं, उन सभी को जो है अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं वो 6 मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर जो है बल देना चाहिए। तो पहला मुद्दा ये कहता है कि सुने, प्रश्न को ध्यान से सुने। यानी कि बच्चों को आप सिखाइए कि सबसे पहले जो है प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। पढ़ें, प्रश्न को समझ कर पढ़ें। यानी कि प्रश्न को अगर पढ़ना है तो समझ कर पढ़िए। क्लियर है। अगला पॉइंट कहता है कि बोलें, प्रश्न में क्या पूछा गया है उसके बारे में बताइए। जो प्रश्न में पूछा गया है उसके बारे में जो है आप जो है बच्चों को बताइए। करें, यानी कि वस्तुओं का उपयोग कर प्रश्न हल करें। यानी कि जो भी आप प्रश्न हल कर रहे हैं वस्तुओं का उपयोग करके उसको जो है हल करें। अगला पॉइंट कहता है कि लिखें, यानी कि प्रश्न में क्या पूछा है यह समझकर संख्याओं में लिखें। यानी कि प्रश्न में जो भी पूछा गया हो उसको जो है आप जो है बहुत ही भली भांति से समझकर संख्याओं के रूप में उसको जो है क्या करें तो लिखें। आगे कहता कि हल करें, यानी कि लिखे हुए प्रश्न को स्थानीय मान का ध्यान रखते हुए हल करें। यानी कि जो भी प्रश्न है उसका स्थानीय मान को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को जो है आप क्या करिए, हल करिए। चलिए आगे अगर बात करें तो दोस्तों अगला पॉइंट हम लोगों का कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि बच्चों को अमूर्तता, परिमाणन, सादृश्यता, स्थिति विश्लेषण, समस्या को सरल रूप में बदलना। यानी कि जो भी बच्चों का अमूर्त रूप, जो बच्चे अमूर्त हैं, परिमाण हैं, सादृश्यता है, स्थिति का विश्लेषण है, समस्या को सरल रूप में क्या कर दीजिए आप उसको आसान तरीके में बदल दीजिए। अनुमान लगाना व उसकी पुष्टि करना, अनुमान लगाइए और उसके बाद जो उसकी पुष्टि कीजिए। आदि युक्तियों की समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी आदि युक्तियों की जो है समस्या समाधान के लिए प्रेरित करना बच्चों को जो है चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों अनुमान लगाने के कौशल हैं। अनुमान लगाने के क्या है कौशल हैं, कौन कौन, तो सन्निकटता, एप्रोक्सीमेशन यानी कि नज़दीकी, और स्पष्टीकरण यानी ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप कौन सा अनुमान लगा रहे हैं, और जो भी अनुमान आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए और उसी क्वेश्चन के रिलेटेड यानी उसी के नज़दीकी होना चाहिए। क्लियर है। चलिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा कहता है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं और आइए थोड़ा सा जो है क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से जो है क्वेश्चन तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ से जो है ये पॉइंट कह रहा है अगला पॉइंट कि जो है बच्चों को जो है यहाँ पर जो है अगला पॉइंट ये कहता है कि बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों के समझने, संरचनाओं को देख पाने, चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को जांचने में करते हैं। क्लियर है। यानी कि बच्चों जो है अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने में, संरचना को देखने में, चीज़ों का विवेचना करने में, कथन की जो भी कथन है उसके सत्यता यानी सही है कि गलत है उसको जांच करते हैं। चलिए आगे बात करें तो शुरुआत में गुणा की अवधारणा को बार बार योग के रूप में समझाना चाहिए। यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, गुणा की अवधारणा अगर आप सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है बार बार योग यानी जोड़ के रूप में बच्चों को क्या करिए, समझाना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट कहता है पूछताछ आधारित गतिविधियों को अपनाना चाहिए। यानी कि बच्चे से जो है आपको बार बार पूछना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि इससे बच्चों के विचार एवं आलोचनात्मक सोच का पता चलता है। अगर आप बच्चे से पूछताछ करते हैं तो बच्चे के अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या भावनाएं चल रही हैं और उनको आलोचनात्मक वो क्या बच्चे सोच पा रहे हैं उसको जो है यहाँ पर पता चलता है। आगे बात करें तो आकार की अवधारणा को समझने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है क्षेत्र भ्रमण। यानी कि अगर आप बच्चे को आकार के बारे में समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको भ्रमण कराइए उस क्षेत्र का।
यानी क्षेत्र को, यानी उस क्षेत्र में जो है आप जो है बच्चों को क्या करिए, ले जाकर घुमाइए, भ्रमण कराइए, तो बच्चा आकार को समझने में बच्चे को बहुत ही आसानी होती है। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर जो उम्मीद है कि आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे पॉइंट जो हैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको यह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि विद्यार्थियों में तकनीकी आधारित खेलों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों को जो है तकनीक पर आधारित, यानी जो टेक्निकल पर आधारित जो खेल हैं उनका जो है प्रयोग करना चाहिए, जिसमें उनमें अन्वेषण, प्रेक्षण एवं निष्कर्ष पर पहुंचने के कौशल का विकास हो। यानी कि अगर आप इससे तकनीकी से आधारित, टेक्निकल से आधारित खेल का प्रयोग करते हैं तो बच्चों में निष्कर्ष निकाल लेंगे, तुरंत उसका प्रेक्षण करेंगे, उसके बाद अन्वेषण भी उसका करेंगे, और इसी का जो है बच्चों के अंदर क्या होता है तो विकास होता है। क्लियर है। चलिए अगले पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें तो बच्चों में समस्या समाधान, यानी कि बच्चों के अंदर जो समस्या का समाधान करना है एवं अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए और अंतर्वर्षीय अनुबंधों को सिद्ध करने के लिए परियोजना कार्य देना चाहिए। यानी बच्चों को जो है सवाल भी देना चाहिए और अनुबंधों को क्या करना चाहिए, प्रमेय को जो है देना चाहिए बच्चों के अंदर के क्या करने के लिए, परियोजना का कार्य जो है बच्चों को देना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है, अगला पॉइंट ये कहता है कि ज्यामिति में मानसिक विकास के चरण, ज्यामिति में कौन कौन से मानसिक विकास के चरण होते हैं, और ये कौन बोला, वैन हीले। कौन बोला, वैन हीले। यानी कि वैन हीले ने नहीं बताया है कि ज्यामिति में मानसिक विकास के कौन कौन से चरण होते हैं, इसको जो है अच्छे तरीके से आप समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यह पियरे वैन हीले और उनकी पत्नी दीना वैन हीले गेल्डोफ डच शिक्षकों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी कि यह पियरे यानी ज्यामिति के मानसिक विकास का जो चरण है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो याद रखिए यह पियरे वैन हीले और उनकी पत्नी दीना वैन हीले गेल्डोफ डच शिक्षकों द्वारा, जो डच थे उनके द्वारा, जो डच के जो शिक्षक थे उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों उन्होंने ज्यामिति सीखने में बच्चों के सामने आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए 5 चरणों या स्तरों का प्रस्ताव रखा। यानी कि बच्चों के सामने जो भी कठिनाइयाँ आती हैं उन सभी कठिनाइयों को हल करने के लिए 5 चरण या 5 स्तर का प्रस्ताव रखा। ये स्तर अधिकतर शिक्षार्थियों के अनुभव पर निर्भर करते हैं। यानी कि यह जो 5 स्तर हैं यह जो है अधिकतर कहाँ अनुभव होगा, शिक्षार्थियों के अनुभव पर जो है यह जो है निर्भर करता है, लेकिन क्रमिक होते हैं। लेकिन ये कैसे होंगे, क्रमिक होंगे, यानी कि ये जो है क्रम रूप से होते हैं। क्लियर है। चलिए तो आइए दोस्तों उन क्रमिकों को हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एक एक क्रम को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। स्तर 0, यहाँ पे ये कौन सा देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो स्तर 0। यानी 0 स्तर क्या होता है, ये होता है चाक्षुषीकरण मानसिक चित्रण, यानी कि विजुअलाइजेशन आकृतियों के बारे में सोचना और उनका वर्गीकरण। यानी कि यह जो 0 स्तर होता है आकृतियों के बारे में सोचना और उनका जो है वर्गीकरण जो है इसमें किया जाता है। स्तर 1 की बात करें दोस्तों, स्तर 1 यानी विश्लेषण यानी एनालिसिस की बात करें तो आकृतियों के गुणों को समझना और उनका वर्गीकरण किया जाता है स्तर 1 में, याद रखिएगा। और स्तर 2 में क्या होता है कि अनौपचारिक निगमन या संबंध, इन्फॉर्मेशन डेविएशन, यानी कि इसमें जो आकृतियों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है स्तर 2 में। अगर स्तर 3 की बात करें तो औपचारिक निगमन यानी फॉर्मल डेविएशन, यानी कि औपचारिक निगमन में गुणों के विषय में तर्क युक्त सोच, आकृतियों के बीच संबंध को सिद्ध करना, किसी सिद्धांत को सिद्ध करना, ये जो है स्तर 3 के बीच आता है। और यह जो किसके निगमन के अंतर्गत आता है तो याद रखिए औपचारिक निगमन होता है। अगर दोस्तों आगे बात करें चौथे नंबर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा नंबर जो है दृढ़ता, स्तर 4 जो दिखाई दे रहा है आपको, दृढ़ता यानी रिजर्व, यानी कि अमूर्त चिंतन एवं गणितीय संबंधों को समझना। यानी कि स्तर 4 जो है इसमें जो है अमूर्त चिंतन करना और गणित संबंधों को समझने से जो है यह जो रिलेटेड है। चलिए क्लियर है। चलिए अब जो है तो अब हम लोग चलेंगे आगे, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यानी कि जो आप अनुदेश देते हैं
उनके क्या क्या उद्देश्य हैं उनका जो है इसमें जो है वर्गीकरण किया गया है। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का अर्थ मानव वृद्धि के विकास में किसी पक्ष को क्रमबद्ध बनाना है। सर्वप्रथम डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने वर्ष 1956 ईस्वी में 1956 में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण का ज्ञानात्मक पक्ष में विश्लेषित किया था। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका जो है वर्गीकरण जो है क्रमबद्ध बनाना है, यानी कि इसका अनुदेशनात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण का अर्थ यह होगा कि मानव का जो भी वृद्धि है उसके विकास में किसी भी पक्ष को क्रमबद्ध बनाना यानी क्रम से बनाना है। और इसको जो है सर्वप्रथम डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 ईस्वी में अनुदेशनात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण का ज्ञानात्मक पक्ष में विश्लेषित किया था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए, उन्होंने इस वर्गीकरण के लिए शैक्षिक मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन को आधार माना। जब इन्होंने वर्गीकरण कर रहे थे उस समय शैक्षिक मूल्यांकन और पाठ्यक्रम को परिवर्तन को क्या कर दिया, ये आधार माना। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर आगे बात करें तो यहाँ पर जो है अगर आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आगे बात करें तो वर्ष 1964 में ब्लूम 1964 में यानी 1964 में ब्लूम, क्रेथवाल और मसीहा ने इन उद्देश्यों को भावात्मक पक्ष में विश्लेषित किया। कौन कौन? तो 1964 ईस्वी में ब्लूम, क्रेथवाल और मसीहा ने इनका जो भी उद्देश्य है उसको भावात्मक यानी भाव के पक्ष के रूप में क्या कर दिया, इसको विश्लेषित कर दिया। तत्पश्चात यानी कि उसके बाद वर्ष 1969 में यानी कि 1969 में सिम्पसन ने इन उद्देश्यों के क्रियात्मक पक्ष में विश्लेषित किया। यानी कि इसके बाद जो है वर्ष 1969 ईस्वी में सिम्पसन ने इनके उद्देश्यों को क्रियात्मक पक्ष में क्या कर दिया, तो विश्लेषित कर दिया। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने, यानी कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने कार्य क्रियाओं की तुलना में मानसिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया और ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में कुछ परिवर्तन करते हुए नई विधि का विकास कर दिया। यानी कि ब्लूम ने जो है दोस्तों यहाँ पे वर्गीकरण किए थे उसमें जो है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का जो भी वर्गीकरण हुआ उसमें जो है क्या हुआ कि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर ने उनके जो है वर्गीकरण में कुछ क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए और नई विधि का उसमें विकास कर दिया, नई विधि ला दिया जिसे RCEM उपागम के नाम से जाना जाता है। और वो विधि का जो भी विधि है कौन कौन से हैं, RCEM उपागम के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य निम्न प्रकार के कहते हैं। कौन कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्य दोस्तों कितने प्रकार के हैं, तो निम्न प्रकार के हैं। तो आइए उसको अब हम लोग एक एक चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। चलिए ज्ञानात्मक पक्ष, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक मनोशारीरिक पक्ष। यहाँ पे तीन जो है आपको जो है यहाँ पे तीन जो चीज़ें हैं आपको जो है तीन ग्राफ जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तीन ठो पार्ट में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो देख सकते हैं ज्ञानात्मक पक्ष में जो है डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम 1956, यानी कि ज्ञानात्मक पक्ष जो है कौन दिया, डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम ने, वह कब दिया तो 1956 में। भावात्मक पक्ष क्या है तो ब्लूम, क्रेथवाल और मसीहा 1964 ईस्वी में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया और नियम दिया। क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष जो है सिम्पसन ने दिया कब तो 1969 ईस्वी में। और यहीं से दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है। चलिए ज्ञानात्मक पक्ष में देखते हैं सूचनाओं का एकत्रीकरण, यानी सूचना को इसमें एकत्रित किया जाएगा। भावात्मक पक्ष में आप देखेंगे तो आंतरिक भावनाओं, हृदय व अनुभव का जो है इसमें जो है वर्गीकरण किया गया है। क्रियात्मक मनोशारीरिक पक्ष में देखें तो व्यवहारिक कार्य व अभ्यास, यानी कि इसमें व्यवहारिक कार्य और अभ्यास जो है इसके वर्गीकरण में आएगा। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप आगे बात करें तो ज्ञान, आग्रहण, उद्दीपन, बोध, अनुक्रिया, कार्यवाही, प्रयोग, अनुमूल्यन, नियंत्रण, विश्लेषण, विचारणा, समायोजन, संश्लेषण, व्यवस्थापन, संगठन। उसके बाद जो है आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मूल्यांकन, चरित्रीकरण, विष्टीकरण और आदत निर्माण। तो दोस्तों ये जितने भी पॉइंट हैं आपके सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से दोस्तों आपको पूछने यहाँ पे मिलेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तभी जो है आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आप वाकई में सीटेट को
पहले ही प्रयास में दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम को अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी के माध्यम से ही पढ़ना पड़ेगा, न कि आपको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखें, कोई प्रैक्टिस सेट कितना हो करते रह जाएंगे, आपका सीटेट जो है आपका निकलने वाला नहीं है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।